नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौड़ और आपका स्वागत है एमपीपीएससी के डिस्कशन प्रोग्राम में। इसमें हम जो लेटेस्ट पेपर हुआ उसका डिस्कशन कर रहे हैं और इस बात को एनालाइज कर रहे हैं कि आखिर कोई क्वेश्चन को क्यों पूछा गया है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सही टेक्निक क्या हो सकती है, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग टेक्निक। वी आर डिस्कसिंग राइट। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे, इस चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय कवि बाल बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय कवि जो बाल बैरागी जी हैं उनका नाम आपसे पूछा गया कि उनका नाम क्या था, राइट। तो राष्ट्रीय कवि बाल बैरागी जी का वास्तविक नाम पूछा तो इनका नाम है नंदराम दास। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको इन्फॉर्मेशन के माध्यम से मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये छोटी छोटी बातें आपको याद होंगी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़रूर ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर किसी कोई नहीं कर पाएगा और ये क्वेश्चन दरअसल छोड़ने के लिए था। आप इसे इस रूम में ले सकते कि ये क्वेश्चन जो है 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? अमरकंटक, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, उज्जैन। देखिए, ओंकारेश्वर उज्जैन दो हैं जो भारत में जो ज्योतिर्लिंग है वो कितने महत्वपूर्ण? 4। ओंकारेश्वर, उज्जैन, बद्रीनाथ और केदारनाथ, राइट। और अमरकंटक, चित्रकूट से इसका कोई संबंध है नहीं, महादेव की परिक्रमा की बात है, राइट। तो महादेव से संबंधित ओंकारेश्वर उज्जैन में आप 2 कर सकते हो। लेकिन इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? जहाँ कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है, क्योंकि जहाँ कुंभ का मेला आयोजित किया जाता होगा वहीं तो महादेव की 84 परिक्रमा आयोजित की जाएंगी। और 7 सागर का मतलब है कि वहाँ 7 समुद्रों से पानी लेकर ला करके भगवान रौद्र का यानी भगवान शिव का, महाकाल का अभिषेक किया जाता होगा। 9 नारायण का मतलब होता है 9 देवताओं की उपस्थिति में उनकी जो है पूजा संपन्न की जाती है। तो महाकाल की नगरी ही इसका करेक्ट आंसर है, उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर है महाकाल की नगरी उज्जैन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और इस राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म को अपना लिया था? राजा भोज की बात हो रही और बात ये हो रही कि राजा भोज के दरबार, चूँकि वो कला के संरक्षक थे, कवियों को और साहित्यकारों को वो आश्रय देते थे, क्योंकि वो स्वयं भी एक अच्छे लेखक और कवि हुआ करते थे। तो वो कौन सा कवि था राजा भोज का जिसने जैन धर्म को अपना लिया था, यानी सांसारिक मोह माया छोड़ करके उसने जैन धर्म को जो है ग्रहण कर लिया था? तो वो कवि थे धनपाल। धनपाल ने चूँकि बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था, अब उन्हें जीवन से कोई मोह माया नहीं रह गई थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, जैन धर्म को अपना लिया, जैन धर्म को ग्रहण कर लिया। राजा भोज के बारे में कुछ जान लेना जरूरी है। राजा भोज ने भोजपाल नाम से भोपाल की स्थापना की। राजा भोज ने भोजपाल नाम से राज्य की स्थापना की थी। भोज का मतलब है राजा भोज, पाल का मतलब होता है डैम। पाल का मतलब क्या होता है? डैम। पाल का मतलब द्वारपाल भी होता है, लेकिन यहाँ पर पाल का मतलब है डैम यानी बांध। तो राजा भोज ने क्या, एक तालाब का निर्माण करवाया था और उस तालाब के आसपास जो नगर बसा उसे भोजपाल के नाम से जाना जाता है। जब भोपाल रियासत की स्थापना हुई तब उसका नाम बदल करके दोस्त मोहम्मद खान के समय भोपाल कर दिया गया। तो भोपाल राज्य का अगर मूल संस्थापक आपसे पूछे तो वो होगा दोस्त मोहम्मद खान। वो आंसर कौन होगा? दोस्त मोहम्मद खान। और वहाँ पर सुल्तान और उनकी बेगमों का जो है शासन रहा। तो सुल्ताना शाहजहाँ बेगम, इन्होंने जो है, जो भोपाल की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी मस्जिद है और भारत की भी सबसे बड़ी मस्जिद है, राइट। तो वो जो मजलिस मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? सुल्ताना शाहजहाँ बेगम ने। और भोपाल के मूल संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान। और भोजपाल की स्थापना की थी भोपाल ने, जिसे आज वर्तमान में धार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है, यानी धार जिले के अंतर्गत आता है, इसलिए उसे धारा नगरी भी कहा जाता है। धार में चूँकि टेम्पल सबसे ज़्यादा हैं, धार के मांडू में तहसील है, तो मांडू को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय, यानी मांडू को कहा जाता है कि महलों का शहर है, महलों का शहर है, राइट। तो राजा भोज, भोपाल के बारे में आपको बता दिया कि राजा भोज कौन थे, राइट। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल
सांची का प्राचीन नाम क्या था? विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का आपको प्राचीन नाम बताना है। आप बता सकते हैं कि प्राचीन नाम क्या था, राइट। तो इसका नाम हम बताएंगे, लेकिन इसके पहले आपको एक जो रचना मुझे अभी याद आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा भोज की समरांगण सूत्राधार। समरांगण सूत्राधार, ये राजा भोज की रचना है। इस समरांगण सूत्राधार में क्या बताया गया है कि भारत में जितनी भी स्ट्रक्चर यानी आर्किटेक्चर से संबंधित निर्माण जो कला हैं, उन कलाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। यानी मंदिर है तो उसका बेस कैसा होना चाहिए, उसका शिखर कैसा होना चाहिए, मंदिर की डिजाइन कैसे की जानी चाहिए। तो इतनी मंदिर निर्माण से संबंधित, टेम्पल आर्किटेक्चर से संबंधित जितनी भी शैलियाँ, उनका संपूर्ण वर्णन है राजा भोज के ग्रंथ समरांगण सूत्राधार में, राइट। अब सांची का प्राचीन नाम था काकड़ाम। सांची का प्राचीन नाम क्या था? काकड़ाम। इससे अगर आपको नहीं पता सांची का प्राचीन नाम क्या था, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? बेतरवती, बेतवा नदी का प्राचीन नाम था। बेतरवती, बेतवा नदी का प्राचीन नाम था। बेसनगरी, विदिशा का प्राचीन नाम था, राइट। और दसपुर, रतलाम का प्राचीन नाम था, रतलाम। तो अब कौन बचा है? काकड़ाम। आप इसे कैसे कर सकते हैं? एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा काकड़ाम। अगला क्वेश्चन ये है, टाट्या भील का वास्तविक नाम क्या है? टाट्या भील का वास्तविक नाम क्या है? अब बताइए, टाट्या भील का वास्तविक नाम क्या है? टांट्या, गणपत, विजनिया, टुंड्रा। तो आयोग ने इसका जो सही आंसर माना है, यानी आयोग की बात हो रही है, ऑफिशियल आंसर शीट की, उसमें इसका नाम टंड्रा माना है। जैसे इसका नाम कहीं टांट्या, गणपत भी देखने को मिलता है, लेकिन इसका वास्तविक नाम पूछ रहा है, अन्य नाम नहीं पूछ रहा है, ओरिजिनल नाम पूछ रहा है, जो इसका मूल नाम था। तो इसका मूल नाम टंड्रा है। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की विशेषताओं से संबंधित है। आपको बताना है कि जेनेटिक कोड की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हैं। आपको यहाँ पर कुछ चीज़ याद रखनी पड़ेगी। वो क्या है? जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, जो अभी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, जो अभी डेवलप हो रही, जो विकसित हो रही, जिसका भी पूर्ण विकास नहीं होगा, बल्कि विकास की प्रोसेस में, जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन इंजीनियरिंग अभी विकास की प्रोसेस में विकास हो रहा है, उसका बढ़ रहा है। जैसे कि जीनोम सिक्वेंसिंग, राइट। और जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग, राइट, वर्चुअल रियलिटी, VR। तो ये वो टेक्नोलॉजी हैं जो अभी डेवलप कंप्लीटली नहीं हुई, डेवलपिंग स्टेज में है। और ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि अभी डेवलप नहीं हुई, डेवलपिंग स्टेज में है, उनका पोटेंशियल यानी कि उनके विकसित होने की संभावना अनलिमिटेड है। दे हैव द अनलिमिटेड पोटेंशियल टू डेवलप सेल्फ, राइट। सो इसलिए हम कहेंगे कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इनके संभावित सभी ऑप्शन सही होते हैं। इसलिए जब भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आए, जीन इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आए, GM क्रॉप से क्वेश्चन आए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आए, मशीन लर्निंग से क्वेश्चन आए, ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी जो अभी डेवलपिंग स्टेज में, तो यदि उसमें ऑल ऑफ द एबव सभी आंसर सही है, सभी कथन सही है, यह क्वेश्चन आए, ये यदि ये ऑप्शन मौजूद है तो आंसर यही रहेगा, राइट, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल रहेगी। तो पहला आप इसमें देखिए, पहला है यह प्रायः सार्वत्रिक होते हैं। क्या होते हैं? जीन कोड की बात हो रही है कि जीन कोड प्रायः सार्वत्रिक होते हैं, यानी कि बॉडी में सभी जगह देखने को मिल रही है, सही है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्ल की संगत है। आपको नहीं पता कि 3 से बना, 50 से बना, लेकिन आपको पता है कि जीन से संबंधित क्वेश्चन और डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए इसकी पोटेंशियल तो है ही, तो ये भी सही हो जाएगा। यह अनअतिव्यापी एवं गैर स्पष्ट लिखी, अस्पष्ट नहीं लिखी। तो गैर अस्पष्ट का मतलब होता है स्पष्ट, एवं कॉमा रहित होता है, कहेंगे बिल्कुल होता है। अगला है, इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोड होता है, राइट, एक प्रारंभन एक समापन कोड होता है। अब ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन है केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 3, 4, केवल 1, 2 और 3, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या लगाओगे आप बताइए? हाँ बिल्कुल सही, आप आंसर लगाओगे उपरोक्त सभी, और यकीन मानिए ये आंसर आपका 100% सही है, क्योंकि डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, राइट। तो डेवलपिंग टेक्नोलॉजी के सभी आंसर सही होते हैं, आपको याद रखना है। 99% केस में आपको याद रखना है। लेकिन कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो अब डेवलप हो चुकी है, तो उसके संबंध में आपको सतर्क होकर उसे सॉल्व करना चाहिए। अब दूसरे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे।
अगला क्वेश्चन तो यही है आपके पास कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, बताइए कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी आपका पुणे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में स्थित है। ये क्या करता है? ये वायरस से संबंधित वैज्ञानिक खोज करता है, रिसर्च करता है कि वायरस से संबंधित कोई बीमारी है, उससे लड़ने के लिए कौन सी वैक्सीन, कौन सी टैबलेट कारगर हो सकती है, और वायरस के संबंध में संपूर्ण रिसर्च करता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था, ग्रीन ब्लू इकोनॉमी, समुद्री संसाधन पर आधारित सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए एक टास्क फोर्स का निर्माण किया है? देखो, नीली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए, तब ना क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। नीली अर्थव्यवस्था, समुद्र का पानी कैसा होता है? नीले। तो हम कहेंगे नीली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है समुद्र से संबंधित अर्थव्यवस्था। समुद्र में क्या होता है? जैसे मछली है, समुद्री जलजीव है, समुद्री संसाधन है, तो समुद्र के जो रिसोर्स हैं उनसे संबंधित अर्थव्यवस्था को कहा जाता है नीली अर्थव्यवस्था। तो ऐसा क्या किया जाए कि समुद्र के जो संसाधन हैं उनका हम दोहन भी कर लें, खपत भी कर लें, और वो हमेशा के लिए बने भी रहें। इसे बोला जाता है सतत विकास। सतत विकास का मतलब होता है, इस पर लिखा है कि पर सतत हेतु। तो सतत विकास का मतलब होता है कि कोई संसाधन है, इसका यूज हमने कर लिया और हमारी जो आगे पीढ़ी आएगी, जनरेशन आएगी, वो भी उसका यूज कर ले, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में वह मौजूद रहे, तो इसे हम बोलेंगे सतत विकास। सतत विकास का मतलब, मान लो कि आपके पास 10 किलो गेहूँ थे, आपने 2.5 किलो खा लिए और 2.5 किलो आगे बढ़ने वाली पीढ़ी को छोड़ दिए, अपने दोस्त को छोड़ दिए जो अब आएगा, तो इसे हम कहेंगे सतत विकास है, क्योंकि आपके लिए भी वो चीज़ मौजूद थी और आपके फ्रेंड के लिए भी। राइट, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो नॉर्वे के साथ भारत ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत को आगे ले जाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य अगर क्रॉस करा दें तो किस संकर किस्म के फसल का विकास होगा? आपको ये बताना कि कौन सा फल निर्माण होगा। देखो, फलों को उन्नत बनाने के लिए, देखो जो पशु होते हैं उन्हें यदि हम उन्नत बनाना चाहते हैं तो उनके मध्य ब्रीडिंग करवाते हैं। ब्रीडिंग का मतलब जो उच्च नस्ल का नर भैंसा होता है, उससे हम, यानी मान लो आप अमेरिका से एक अच्छा भैंसा लेकर आए, भारत की भैंस से उसका क्रॉस कराया, तो उसका जो क्लोन तैयार होगा, सीमेन सैंपल तैयार किया, उससे हम उच्च नस्ल की दुधारू पशुओं को प्राप्त कर सकते हैं, दुधारू भैंसों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप देखोगे जीएम क्रॉप में क्या होता है भाई, पहले जो बाजरा होता था बहुत ऊंचाई होती थी उसकी, लेकिन अब बाजरा का जो ऊंचाई थी, हाइट थी, उसे कम कर दी गई, लेकिन उसमें दानों की मात्रा, उसकी एक वाली जो होती है उसमें दानों की मात्रा में वृद्धि कर दी गई। ये कैसे होगा? ये होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। तो वही पूछ रहा कि यदि हम नीलम और अल्फांसो के मध्य अगर क्रॉस करा दें तो कौन सी फल का विकास होगा? तो वह फल है रत्ना। तो रत्ना होगा, नीलम और अल्फांसो को मिला करके यदि हम क्रॉस कराएंगे तो रत्ना का निर्माण होगा। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि एक है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस का मतलब है इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। राइट, तो सिंगापुर में गोल्डन राइस का विकास किया जा रहा है, जो एक अपने आप में दूध जैसे, दूध एक कंप्लीट पोषण है, कंप्लीट न्यूट्रिएंट है, कंप्लीट पोषण है। वैसे ही गोल्डन राइस जो आएगा कंप्लीट पोषण होगा, उसे खाने से आपको हर एक चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसा इसलिए किया जा रहा ताकि विश्व में व्याप्त जो कुपोषण है उसे दूर किया जा सके। अगला क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो जननी सुरक्षा योजना है उसका उद्देश्य आपसे पूछा गया है। माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना, राइट, आम जन को सुरक्षित शारीरिक संबंधों के लिए बढ़ावा देना, विधवा महिलाओं को राशन उपलब्ध कराना। अब देखिए, इस क्वेश्चन को तकनीकी तरीके से सॉल्व कीजिए, कॉमन सेंस से सॉल्व कीजिए। कैसे? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात हो रही, किसकी बात हो रही? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात हो रही, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सबसे संबंधित ही होगा। दूसरा, जननी सुरक्षा योजना की बात हो रही, नहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा, जननी का मतलब होता है माता की सुरक्षा। तो माता को खतरा किससे? सुरक्षा की जरूरत तो उसे होती है जिससे खतरा है। तो कहेंगे उनकी जो डिलीवरी हो रही है उस समय जो दिक्कत होती है, पीड़ा होती है, अनप्रोटेक्टेड डिलीवरी जब हो जाती है तो उससे उन्हें खतरा होता है, उनसे कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो कहेंगे उस बालक जो अभी पैदा हो रहा है उसकी सुरक्षा, और जो माता जो उसे जन्म दे रही है, इन दोनों की सुरक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों की सुरक्षा के ध्यान में रखकर ही सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना को निर्माण किया था। यानी इसका उद्देश्य है माता की सुरक्षा करना और बच्चे की सुरक्षा करना, यानी मातृ और शिशु
की जो मृत्यु दर है एट द टाइम ऑफ द बर्थ, यानी जन्म के समय, उसे कम करना। माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना, इसका उद्देश्य माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। तो यही इसका है करेक्ट आंसर। तो मेरी समझ से आप इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोग्राम को देखते खूब रहे, प्यार दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।